हम्म। एनोमर्स, कल एपीमर्स पढ़े थे, आज पढ़ेंगे एनोमर्स। क्या हो गया? अच्छा, ओपन नहीं हो रहा, आज हुई वो। अच्छा, होगा होगा, नेटवर्क थोड़ा स्ट्रांग चाहिए रहता है, इसके लिए एनोमर्स लिखेंगे। एनोमर्स क्या है? एनोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स, एनोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स which have different configuration, which have different configuration at anomeric carbon, which have different configuration anomeric carbon, anomeric carbon। आगे आगे आ रहा हूं, लिखेंगे एनोमर्स आर द not mirror images of each other, anomers are the not mirror images of each other, anomers are the not mirror images of each other, so these are also called diastereomers, so these are also called diastereomers, so these are also called diastereomers। नीचे लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे, नोट 1, all anomers are epimers, all anomers are epimers, all anomers are epimers, but reverse is not true, but reverse is not true, reverse is not true। क्या बोला मैं? एनोमेरिक कार्बन अभी समझाया नहीं हूं, अभी समझा रहा हूं मैं। एनोमेरिक कार्बन उसको बोलते हैं जो शुगर मॉलिक्यूल में, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की मैं बात करूं तो CHO जो ग्रुप है ना, उसको बोलते हैं हम लोग एनोमेरिक कार्बन। उस एनोमेरिक कार्बन में क्या करता है, एक OH ग्रुप अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और क्या बनाता है, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनाता है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोपाइरोनोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोपाइरोनोज। तो उस ग्लूकोपाइरोनोज रिंग में एरोमेरिक कार्बन जो कार्बोनाइल कार्बन है, वहां पर OH ग्रुप जनरेट होता है। जब कार्बोनाइल ग्रुप का क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर रिडक्शन होता है। क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर रिडक्शन होता है। ठीक है, तो H और OH के पोजीशन के हिसाब से हम दो टाइप का क्या बनाते हैं, ग्लूकोपाइरोनोज रिंग बनाते हैं। एक को बोलते हैं अल्फा ग्लूकोपाइरोनोज, एक को बीटा ग्लूकोपाइरोनोज। तो वो हो जाएगा एनोमेरिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस होने से अल्फा और बीटा ग्लूकोज हमको मिलते हैं। आगे चल के अगर कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पढ़ें तो ये अल्फा और बीटा जो ग्लूकोज है, उसका जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करता है उसके रिएक्शन पे और मीडियम पे। एक्वस मीडियम है तो क्या होगा, नॉन एक्वस मीडियम है तो क्या होगा, अल्फा और बीटा जो ग्लूकोपाइरोनोज रिंग है उसका, है ना। तो एपीमर में क्या था, कोई भी एक कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा तो क्या कहलाएगा, एपीमर कहलाएगा। जैसे कि C2 में जो कॉन्फ़िगरेशन है, सेकंड कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन अलग था, तो क्या मिल गया था, डी ग्लूकोज से डी मैनोज मिल गया था। C4 में कार्बन नंबर 4 में अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट था, क्या मिल गया था, डी गैलेक्टोज मिल गया था मेरे को, है ना। ऐसे थर्ड कार्बन में जो कॉन्फ़िगरेशन अलग था, C3, तो क्या मिल गया था, ग्लूकोज से एलोज मिल गया था, है ना। ऐसा कल मैं 8 आइसोमर्स आप लोगों को पढ़ाया हूं, 8 दूनी 16, सारे का डी बताया, उसी का बना सकते हैं एल। ठीक, चलो एनोमेरिक कार्बन हम लोग बना के देखते हैं।
ये कार्बन है, यही है क्या है, एनोमेरिक कार्बन। तो ये है अल्फा ग्लूकोपायरानोज। ये OH, ये H। देखो H ऊपर OH नीचे तो क्या है, अल्फा है। H ऊपर OH नीचे तो क्या है, अल्फा है। अगर OH ऊपर H नीचे तो क्या है, बीटा है। तो ये बीटा ग्लूकोपायरानोज क्या है, ये बीटा ग्लूकोपायरानोज। चलिए, अल्फा और बीटा ग्लूकोपायरानोज हो गया। एनोमेरिक कार्बन किसे कहते हैं समझ आ गया। आगे आप लोगों को एनोमेरिक कार्बन किसे कहते हैं। ये बाकी इसका जो पार्ट है रिंग विंग बनाने वाला, अपन ना कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। चलिए लिखेंगे। अब हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। चलिए देखिए, आगे चलिए लिखेंगे। बेटा स्टीरियो आइसोमर्स, या इसी को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। हम इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है जियोमेट्रिकल और दूसरा होता है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में भी दो पार्ट हो जाएंगे इसका, एक मिरर इमेज आइसोमर्स, एक नॉन मिरर या नॉट मिरर इमेज आइसोमर्स। इसी को बोलते हैं इनेंशियोमर, इसको बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। इसको बोलते हैं इनेंशियोमर, मिरर इमेज आइसोमर्स को, और जो नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स होते हैं उसको बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। तो इसका अलग से और डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है क्या मेरे को, नहीं है ना।
चलिए इसी में नीचे लिखेंगे, नीचे enantiomers are also called, enantiomers are also called, enantiomers are also called enantiomorph, enantiomers are also called, enantiomers are also called enantiomorph, enantiomorph or optical antipodes or इनवर्टोमर्स। क्या क्या नाम है इनेंशियोमर्स का? इनेंशियोमॉर्फ, ऑप्टिकल एंटीपोड्स और इन्वर्टोमर्स। अब जो जान ही रहा है इनेंशियोमर, बहुत अच्छे से जान रहा है उसको इनेंशियोमर किसको बोलते हैं, लेकिन उसके जो सेकेंडरी नेम्स है वो नहीं पता, वो गलत करके आएगा। आप पूछ देगा रिलेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स, इनेंशियोमर दिख रहा है आपको, इनेंशियोमर है, लेकिन ऑप्शन में इन्वर्टोमर लिखा है। हम पढ़े कि नहीं इन्वर्टोमर, तो काहे बना लेंगे। तो हमको याद रखना है इनेंशियोमर को क्या बोलते हैं, इनेंशियोमॉर्फ बोलते हैं, ऑप्टिकल एंटीपोड्स बोलते हैं और इन्वर्टोमर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे आगे, नीचे लाइन लिखेंगे, एपीमर्स, एनोमर्स एंड जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, एपीमर, एनोमर एंड geometrical isomers, geometrical isomers are the epimer, enomer and geometrical isomers which are not mirror images, which are not mirror images of each other, which are not mirror images of each other, not mirror images of each other. So these are also called, so these are also called, so these are also called diastereomers. So these are also called diastereomers. कई बार डायस्टीरियोमर्स में दो फॉर्म आ जाते हैं, एक एरिथ्रो और दूसरा होता है ट्री, है ना। ये जिसमें दो सेम ग्रुप सेम साइड दिखे उसको क्या बोलेंगे, एरिथ्रो। और ये जो दो ग्रुप है ना अलग अलग साइड जब हो जाएंगे इसको बोलेंगे थ्रिया। ठीक है, मिटाएं, हो गया। एरिथ्रो जब दोनों सेम ग्रुप सेम साइड हो और दोनों
जो सेम ग्रुप है अपोजिट साइड हो जाए उसको बोलते हैं 3। लिखेंगे नीचे, डायस्टीरियोमर्स आर द स्टीरियोआइसोमर्स, डायस्टीरियोमर्स आर द स्टीरियोआइसोमर्स which have at least diastereomers are the stereoisomers which have at least two chiral center, having same configuration at one at one chiral center, but opposite configuration at another chiral center, चलिए मेरा बात समझेंगे भाई, इधर आप लोग मेरा बात समझेंगे, इधर आप लोग देखिए, यहां पर मैं कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा तो इस कायरल सेंटर का और इस कायरल सेंटर का क्या आएगा, सेम आएगा, जबकि इस कायरल सेंटर का और इस कायरल सेंटर का क्या आएगा, अपोजिट आएगा, है ना। अगर मैं इसकी बात करता, इसका क्या बनाता, इनेंशियोमर बनाता, क्या बनाता मैं, इनेंशियोमर, इसका बना रहा हूं, देखना इनेंशियोमर बना रहा हूं। तो इनेंशियोमर में क्या होता है, जो कायरल सेंटर में कॉन्फ़िगरेशन है उसके इनेंशियोमर का, उसके मिरर इमेज में वो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। हर कायरल सेंटर में, ईच एंड एवरी कायरल सेंटर विल गिव रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आपको इनेंशियोमर में मिलेगा। आगे चल के इसी आरएस का उपयोग हम लोग क्या करेंगे, इनेंशियोमर फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। कितना हम लोग प्लेन लगाएंगे, कितना आगे उसको दर्पण दिखा के देखेंगे, नहीं देखेंगे भाई, वो सब नहीं करने वाले अपन यूज करेंगे अल्टीमेट मेथड, दैट इज आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस से ही हम पता कर लेंगे कि ये कायरल सेंटर सेम है, ये कायरल सेंटर सेम है। यहाँ पे देखो निकालोगे, और ये तो डायरेक्ट मिरर इमेज दिख रहा है ना, डायरेक्ट मिरर इमेज दिख रहा है, तो क्या हो गया, इनेंशियोमर। अगर नहीं दिखता रहता तो हम लोग क्या निकाल लेते, आरएस निकाल लेते। अगर कॉन्फ़िगरेशन कोई भी कायरल सेंटर में सेम है, दैट मींस वो इनेंशियोमर नहीं है, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डायस्टीरियोमर। तो डायस्टीरियोमर में क्या हो सकता है, किसी सीरियल कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन सेम, किसी में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इनेंशियोमर में क्या होगा, ऑलवेज ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होगा हर कायरल सेंटर। अपने इनेंशियोमर का जो कायरल सेंटर है ना, जैसे ये फर्स्ट कायरल सेंटर में इसका मान लो कि बात ये आर है तो ये एस होगा, ये भी आर है तो ये एस होगा, ये मान लो एस है तो आर होगा, आर है तो ये एस होगा। इनेंशियोमर में उल्टा, डायस्टीरियोमर में मे बी सेम और मे बी अपोजिट, लेकिन सारे के सारे जगह सेम नहीं होगा और सारे के सारे जगह उल्टा नहीं होगा। डायस्टीरियोमर मतलब क्या हो जाता है, रैंडम अरेंजमेंट, ना तो वो मिरर इमेज है ना तो कुछ है, कुछ जगह सेम हो सकते हैं, कुछ जगह डिफरेंट होना जरूरी है, लेकिन एक आध जगह डिफरेंट तो होगा ही होगा, तभी वो क्या होगा, डायस्टीरियोमर। अब समझ आ गया इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर में डिफरेंस। इनेंशियोमर मतलब हर एक कायरल सेंटर में कॉन्फ़िगरेशन अपने इनेंशियोमर से क्या होगा, उल्टा होगा। डायस्टीरियोमर में कुछ जगह सेम, कुछ जगह उल्टा हो सकता है। समझ गए, चलिए भाई अब लिखेंगे सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज, सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज, some basic terminologies। फर्स्ट लिखेंगे रेसमिक मिक्सचर, फर्स्ट लिखेंगे रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर।
रेसिमिक मिक्सचर लिखेंगे भाई, रेसिमिक मिक्सचर लिखेंगे द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स, द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स, द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ इनेंशियोमर is called racemic mixture. The equimolar mixture of pair of enantiomer is called racemic mixture. ठीक है, मतलब दो इनेंशियोमर बराबर बराबर मात्रा में हैं, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन क्या है, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, अब डी और एल आप लोगों ने सुना होगा, स्मॉल डी स्मॉल एल, नॉट कैपिटल डी कैपिटल एल। कैपिटल डी कैपिटल एल क्या है, वो कॉन्फ़िगरेशन बताता है, जबकि स्मॉल डी स्मॉल एल क्या बताता है, ऑप्टिकल रोटेशन बताता है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन कैपिटल डी कैपिटल एल एंड स्मॉल डी स्मॉल एल, दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। तो स्मॉल डी स्मॉल एल की मैं बात कर रहा हूं, डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेटरी। तो मान लो कोई प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है कुछ एंगल से, तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है कुछ एंगल से, उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो 50% जो कंपाउंड्स हैं वो डी फॉर्म है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। 50% कंपाउंड क्या है, लीवो रोटेटरी है। तो टोटल रोटेशन क्या हो जाएगा, 0। आधा पोर्शन, आधे मॉलिक्यूल्स लाइट को राइट मतलब क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, आधे मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एज सच कुछ भी नहीं घुमाता। ठीक है ना, लिखेंगे उसी बात को लिखेंगे, रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, racemic mixture is optically inactive, racemic mixture is optically inactive, racemic mixture is optically inactive because of external compensation. Racemic mixture is optically inactive because of external compensation, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। अब सुनिए भाई, एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन क्या होता है, पूछा जाता है इंटरव्यूज में। एक मॉलिक्यूल है जो लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल है लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। मतलब इस मॉलिक्यूल का जो लाइट को घुमाने का जो कैपेसिटी है, उसको कौन, कोई एक्सटर्नल मॉलिक्यूल, एक्सटर्नल ये मॉलिक्यूल नहीं, बाहर वाला मॉलिक्यूल आके क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, इसको अफेक्ट कर रहा है। भाई कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये लाइट को कुछ घुमा दिया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, वापस से क्या करेगा, ये मैनेज कर देगा। मतलब जो लाइट घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, उसमें कंपेंसेशन किस कारण हो रहा है, बाहर से आने वाले मॉलिक्यूल्स के कारण, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन। आगे हम चलेंगे मीजो मॉलिक्यूल्स, मीजो टार्टरिक एसिड, उसमें देखेंगे इंटरनल कंपेंसेशन। इंटरनल कंपेंसेशन में क्या होता है, विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का एक पार्ट लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा और आधा पार्ट एंटी क्लॉकवाइज। तो वहां पर जो कंपनसेशन हमको मिलेगा मीजो कंपाउंड्स में, या मीजो टार्टरिक एसिड और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, उसमें हम लोग बोलेंगे मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन। तो आप लोगों को पूछा जा सकता है कभी इंटरव्यूज में, व्हाट इज एक्सटर्नल कंपनसेशन एंड व्हाट इज इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, तो एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या है, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाए ड्यू टू टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, और वो दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे हो, इनेंशियोमर। इनेंशियोमर है तभी तो उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसको बराबर बराबर, ये जितना एंगल से दूसरे डायरेक्शन में घुमा रहा है वो कैसे डायरेक्शन में घुमाएगा और दूसरे डायरेक्शन में घुमाएगा, है ना, तब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए, रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन लिख लिए हैं। आगे चलेंगे, नीचे लिखेंगे, नीचे
क्या हो, लिख लिए। द इनेंशियोमेरिक एक्सेस और ऑप्टिकल प्यूरिटी, द इनेंशियोमेरिक एक्सेस और ऑप्टिकल प्यूरिटी ऑफ रेसमिक मिक्सचर इज 0। रिपीट कर रहा हूं, द इनेंशियोमेरिक एक्सेस और ऑप्टिकल प्यूरिटी ऑफ रेसमिक मिक्सचर इज 0। एनेंशियोमेरिक एक्सेस और ऑप्टिकल प्यूरिटी ऑफ रेसेमिक मिक्सचर इज 0। तो फॉर्मूला है भाई, क्या है फॉर्मूला, देखते हैं भैया। पहला फॉर्मूला है अपने पास, इनेंशियोमेरिक एक्सेस या इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल प्यूरिटी। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल प्यूरिटी इज इक्वल टू, ऑप्टिकल प्यूरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ मेजर इनेंशियोमर, परसेंटेज ऑफ मेजर इनेंशियोमर माइनस परसेंटेज ऑफ माइनर इनेंशियोमर। परसेंटेज ऑफ मेजर इनेंशियोमर माइनस परसेंटेज ऑफ माइनर इनेंशियोमर, तो इसी को बोलेंगे क्या? ऑप्टिकल प्यूरिटी। अब इसका मतलब समझाता हूं, इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है। EE दैट मींस इनेंशियोमेरिक एक्सेस, शॉर्ट फॉर्म ही तो है। ऑप्टिकल प्यूरिटी कहने का मतलब इसका समझिए मेजर इनेंशियोमर। समझेंगे इसको। मान लो मेजर इनेंशियोमर जो है वो 80% है और माइनर क्या है? 20%। ऑप्टिकल प्यूरिटी कितना आ जाएगा? 60%। तो जो 60% जो हमारे पास बच रहा है, 60% जो आंसर आ रहा है वो क्या है? ऑप्टिकल प्यूरिटी है। ऑप्टिकल प्यूरिटी कहने का मतलब ये 60% वो कंपाउंड है, वो इनेंशियोमर है जो प्योर एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा? लाइट को रोटेट करेगा। इनेंशियोमेरिक एक्सेस कहने का मतलब ये है 60% इनेंशियोमेरिक एक्सेस आया है, मतलब कोई ये इनेंशियोमर सामने वाले इनेंशियोमर से कितना परसेंट ज्यादा है? 60% ज्यादा है। इतना ज्यादा है, 60% ज्यादा है। ये 80 था, ये 20 है, 20 80 से कितना ज्यादा है? 60% ज्यादा है ना। इनेंशियोमेरिक एक्सेस दैट मींस क्या है? परसेंटेज ऑफ माइनर, परसेंटेज ऑफ मेजर माइनस परसेंटेज ऑफ माइनर। निकाल सकते हैं। हाँ, वो डिपेंड करेगा, आगे चलेंगे तो बताएगा कि डी और एल फॉर्म है, डी मेजर है कि एल मेजर है। अगर डी फॉर्म मेजर होगा तो जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, एल फॉर्म लेंगे तो एंगल ऑफ रोटेशन जो है नेगेटिव आएगा। आगे चल के सॉल्व करेंगे जब रिजोल्यूशन में होंगे हम लोग। लिखेंगे दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे परसेंटेज ऑफ रेसमाइजेशन, परसेंटेज रेसमाइजेशन ये होता है 100 माइनस इनेंशियोमेरिक एक्सेस, 100 माइनस इनेंशियोमेरिक एक्सेस। ये कुछ भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, मैं आपको एक कभी एग्जांपल देके सारा एक साथ सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए दूसरा है, लेकिन कॉपी में लिखेंगे क्योंकि ऑथेंटिक तो यही है, आपको सॉल्व करना है। तो परसेंटेज ऑफ मेजर इनेंशियोमर कैसे निकालेंगे?
तो इसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस इनेंशियोमेरिक एक्सेस डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ माइनर इनेंशियोमर। कैसे निकालेंगे? 100 माइनस इनेंशियोमेरिक एक्सेस डिवाइडेड बाय, तो परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन कैसे निकलेगा? 100 माइनस इनेंशियोमेरिक एक्सेस, 100 माइनस इनेंशियोमेरिक एक्सेस। चलो हो गया क्या? इतना फॉर्मूला लिख लिए? चलो देखो, एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं भाई, जो ये सारे फॉर्मूले आपको बुक कॉपी में मिलेंगे, मतलब बुक में मिलेंगे। एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं जो बुक में नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलता है। ये हो गया इतना जी। अब देखो ध्यान से इधर, ये परसेंटेज ऑफ टी, परसेंटेज ऑफ एल, और यहां पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन। ठीक है, 80% मान लो डी है, 20% ये है, क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन? हाँ क्या हो जाएगा? अरे 40 हो जाएगा यार। अभी पढ़े ना परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन का फॉर्मूला क्या है? 100 माइनस इनेंशियोमेरिक एक्सेस, 100 माइनस इनेंशियोमेरिक एक्सेस। और एक फॉर्मूला जिसकी मैं बात कर रहा था, वो जो नहीं देता कहीं कॉपी में, वो ये है, देखना ध्यान से, परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन ये होता है 2 इंटू परसेंट ऑफ माइनर इनेंशियोम। परसेंट ऑफ माइनर इनेंशियोम। जब आप पढ़ लेंगे इस टॉपिक को। हाँ जी, ये 40 कैसे आया डिवाइडेड? 100 माइनस इनेंशियोमेरिक एक्सेस करिए मैडम। अच्छा। इनेंशियोमेरिक एक्सेस इसका कितना है? 60 है ना। 100 में 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा ना। और एक और फॉर्मूला आप लोगों को लिखा दिया हूं मैं, परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन इज इक्वल टू 2 इंटू माइनर इनेंशियोमर, 2 इंटू परसेंटेज ऑफ माइनर इनेंशियोमर। अब मेरी बात सुनेंगे इधर, आप इधर मेरी बात सुनेंगे। रेसिमाइजेशन होता क्या है एक्चुअल में, देखना इधर, सुनना मेरी बात को, सुनना ध्यान से। ये 80% है, ये 20% है, खत्म कौन होगा? 20% वाला खत्म होगा ना। हाँ। जो कम रहता है वही खत्म होता है ना। थोड़ा सा कूल होके सोचिए भाई, देखिए ध्यान से, ये 20 है, ये 80 है, खत्म कौन होने जा रहा है? 20। एल फॉर्म है, ये अपने साथ अपने इनेंशियोमर को इंगेज करेगा कि नहीं करेगा? भाई ये इसका इनेंशियोमर है यार, तो मिरर इमेज रिलेशनशिप है, तो अपने इनेंशियोमर को ऑप्टिकल रोटेशन में डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। 80% जो इनेंशियोमर है, डी इनेंशियोमर, वो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। अब 20% आया कौन? एल। अब ये क्या करेगा? खुद का 20% तो है, सामने वाले के 20% जो लाइट उसने क्या किया, रोटेट किया, उसको भी घुमाएगा दूसरी तरफ। मतलब टोटल डिस्टर्बेंस क्या हो गया? 40%। हम तो जाएंगे, तुम्हारा भी ले जाएंगे। 20% खुद है और 20% तुम्हारा भी ले जाएंगे, मतलब टोटल रेसिमाइजेशन क्या हो जाएगा? 40। तो हमेशा याद रखना, जो माइनर इनेंशियोमर है अपने बराबर के मेजर इनेंशियोमर को क्या कर देता है? आ देता है, और उसका क्या बना लेता है? रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर एक्चुअल में बना नहीं है, रेसिमाइजेशन हो गया। रेसिमाइजेशन मतलब जो इसका इनेंशियोमेरिक एक्सेस था 60%, वो मेंटेन रहेगा, लेकिन ये रेसिमाइजेशन कितना करेगा? कितना ये खुद का परसेंट है उससे डबल, खुद का 20% और सामने वाले का 20%, हो जाएगा टोटल 40। तो परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन बोलेंगे 40%। समझ आए?
रेशमाइजेशन समझ आ गया ना? जो माइनर इनेंशियोमर है अपने बराबर के अमाउंट का इनेंशियोमर जो है मेजर वाला उसको खा लेगा, उसको अपने साथ इंगेज करेगा। ऐसे ही आप लोग बना सकते हैं और 30, 70 वो बताएंगे मेरे को, 75, 25, 35, 65 परसेंटेज ऑफ रेशमाइजेशन मेरे को बताएंगे भाई। बना लिए क्या? चंद्रा मैम आपका माइक ऑन है। एक बार फिर से समझाएंगे सर, समझ में नहीं आया ये। जी, रेशमाइजेशन कहने का मतलब ये है जितना माइनर इनेंशियोमर है वो अपने बराबर के मेजर इनेंशियोमर को क्या करेगा? इंगेज करेगा। जैसे यहाँ 20% है तो ये 20% इसका क्या करेगा? इंगेज करेगा, तो टोटल इंगेजमेंट क्या हो जाएगा? 40%। ऐसे ही यहाँ पर माइनर इनेंशियोमर कितना है? 30%, तो ये इसका भी 30% क्या करेगा? इंगेज करेगा। टोटल रेशमाइजेशन क्या हो जाएगा? 60%। ये माइनर इनेंशियोमर है ना? ये 25 का 25 ये और कंज्यूम करेगा, क्या हो जाएगा? टोटल 50%। ये 35 है, 35 से 35 और कंज्यूम करेगा, टोटल क्या हो जाएगा? 70%। तो जो माइनर इनेंशियोमर है वो अपने बराबर के परसेंटेज में क्या करेगा? मेजर इनेंशियोमर को इंगेज करेगा रेशमाइजेशन। ठीक है, चलिए। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। रेशमाइजेशन का परसेंट कुछ भी हो सकता है। रेशमाइजेशन मतलब 50% रहेगा तो क्या हो जाएगा? 100% रेशमाइजेशन। उसी को एक्चुअल में हम क्या बोलेंगे? रेशमिक मिक्सचर। जब हम SN1 रिएक्शन पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो दो इनेंशियोमर बन रहे हैं, दो इनेंशियोमर बन रहे हैं, वो कितनी मात्रा में बन रहे हैं? 50-50% बोल रहे हैं। इसलिए बोलते हैं हम लोग यहाँ पर कंप्लीट रेशमाइजेशन होता है ना? तो एक एग्जांपल 50-50% वाला भी लिख रहे हैं। 50% डी है, 50% एल है, तो रेशमाइजेशन कितना हो जाएगा? 100%। कंप्लीट रेशमाइजेशन बोलेंगे, कंप्लीट रेशमाइजेशन। और रेशमाइजेशन में और कहीं दिक्कत है तो आप क्या कर लेना? 2 इंटू परसेंटेज ऑफ माइनर इनेंशियोमर कर लेना, आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज ऑफ रेशमाइजेशन मिल जाएगा। मिटा दें? हो गया मैडम, लिख लिया आप? हाँ ठीक। चलिए, अब हेडिंग डालेंगे मीजो कंपाउंड्स। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मीजो कंपाउंड्स।
मीसो शॉपिंग ऐप नहीं है लगी ना, मीसो कंपाउंड। ठीक है भैया। चलिए लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इट इज द एक्सट्रीम केस ऑफ, it is the extreme case of erythroform. 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 Second point लिखेंगे, meso compounds are the stereoisomers. Meso compounds are the stereoisomers. Stereoisomers which contains at least two chiral center, at least two chiral center, at least two chiral center, and also possess plane of symmetry, and also possess plane of symmetry, plane of symmetry. एक तो दो कायरल सेंटर होना चाहिए, ऊपर से क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, एटलीस्ट टू कायरल सेंटर ना। चलिए लिखेंगे थर्ड पॉइंट लिखेंगे, सिंस इन मीसो कंपाउंड्स plane of symmetry is present, since in meso compound plane of symmetry is present, so these are superimposable, so these are superimposable on its mirror image. So these are superimposable in its on its mirror image, on its mirror image. That means एक बार और रिपीट करेंगे सर, आवाज कट रहा था आपका। Since in meso compounds, ये रिपीट कर रहा हूं ना मैं, since in meso compounds plane of symmetry is present, so these are superimposable on its mirror image, so these are superimposable on its mirror image. That means meso compounds never form, that means meso compounds never form their enantiomers. That means meso compound never form their enantiomers. Meso compounds never form their enantiomers. मैं क्या बोल रहा हूं कि मीजो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें एटलीस्ट दो कायरल सेंटर होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और क्या होता है एडिशनल उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। कोई भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है मतलब वो मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज में क्या होगा, सुपर इम्पोजेबल होगा ही होगा, होता है। जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है ना, दो भाग में उसको बांट ले रहे हो तो एक पार्ट दूसरे में क्या हो जाता है, सुपर इम्पोज हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो और जो अपने मिरर इमेज में सुपर इम्पोज होता है या जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, मतलब वो अपना मिरर इमेज नहीं बनाता, और मिरर इमेज बनाएगा तो भी वो उसमें क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो जहां हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल
एक्टिविटी कहाँ पढ़ते थे? 11th क्लास में एक बार पढ़ते हैं और एक बार बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, फिर आते हैं एमएससी फर्स्ट सेम में भी इस चीज को पढ़ते हैं, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हम देखते हैं मॉलिक्यूल में क्या नहीं होना चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूल में इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर नहीं होना चाहिए, या इन्वर्जन सेंटर को और क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, होता है उसको डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं और जिसमें नहीं होता उसको एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे। तो हमें कोई मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा? पहले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तीसरा इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। आगे चल के पढ़ेंगे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो होता है जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री के साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी लगता है। कैसे? परपेंडिकुलर, एक बार एक्सिस लगेगा उसके परपेंडिकुलर में क्या लगेगा? प्लेन, फिर एक्सिस, फिर प्लेन, फिर एक्सिस, फिर प्लेन। तो दो ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन होता है क्या? इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू एसएन, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आगे ग्रुप थ्योरी में पढ़ेंगे इसको। आगे लिखेंगे अगला पॉइंट, meso compounds are optically inactive, meso compounds are optically inactive because of internal compensation, meso compounds are optically inactive because of internal compensation, internal compensation। चलो भैया, अब आपको लिखना है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड आउट meso compounds from the following, find out meso compounds from the following, meso compounds from the following। इन कंपाउंड्स में आपको देखना है कौन से कंपाउंड मीजो कंपाउंड है और क्यों। ठीक है भाई, चलो देखते जाओ, टाइम ले लो, टाइम ले लो यार थोड़ा। चलो, क्या इस कंपाउंड में कैरियर सेंटर है?
है? नहीं। कैसे नहीं है, देखना ध्यान से, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बन रहा है तो हो जाएगा ना यार, अभी सीख रहे हैं ना अपन। ये H है, वेज में Cl है, मतलब डैश में कुछ नहीं है, मतलब H है, ठीक है। ये एक ग्रुप हो गया, नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, याद रखना मैं 4 अलग अलग ग्रुप खोज रहा हूं, दैट मीन्स आई एम सर्चिंग फॉर कायरल सेंटर, ठीक। ये देखो एक ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप हो गया, ये तीसरा ग्रुप यहीं आके मिल रहा है, चौथा ग्रुप भी यहीं आके मिल रहा है, मतलब 2 ग्रुप क्या हो गए, सेम। तो 2 ग्रुप सेम हो गए तो कायरल है क्या? नहीं है। इधर भी वही हाल है, तो यहां पर कायरल सेंटर ही नहीं है, तो मीजो कैसा? और नो कायरल सेंटर, मीजो नहीं है। ये देखिए, क्या ये कायरल सेंटर है कि नहीं? है ना? कैसे है देखिए ध्यान से, अलग ग्रुप अलग ग्रुप, ये इधर अलग ग्रुप, ये इधर अलग ग्रुप, इसके लिए भी वही है। लेकिन यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है भाई, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा है। इस मॉलिक्यूल को ऐसे 2 बराबर भागों में बांटो कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिखे, दिख रहा है क्या? ऐसा नहीं दिख रहा है। इसको देखो, कायरल सेंटर है? नहीं है। काहे का कायरल सेंटर? फिर 2 ग्रुप सेम आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं देखिएगा ध्यान से। ये देखो, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, फिर ये तीसरा यहीं आके मिल रहा है, चौथा यहीं आके मिल रहा, नो कायरल सेंटर। और इसमें क्या है? प्लेन नहीं है। इसमें क्या है? प्लेन नहीं है। ये भी मीजो नहीं है। इधर देखो, इसमें कायरल सेंटर है क्या? नहीं है। वही कंडीशन है, कायरल सेंटर नहीं है। क्या इसमें कायरल सेंटर है क्या? बोलो ना भाई, है ना? कायरल सेंटर है ना? ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये इधर अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? है? है भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री है यार। मान लो ये देखो, ये स्क्वायर दिख रहा है ऐसे, दोनों H ऊपर, दोनों OH नीचे, बीच से काटोगे ऐसे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 2 कायरल सेंटर है प्लस प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट मींस दिस इज मीजो कंपाउंड, दिस इज मीजो कंपाउंड, है ना? प्लेन ऑफ, ये 2 कायरल सेंटर दिख रहे हैं प्लस प्लेन है, दैट मींस ये क्या है? मीजो है। इधर देखिए, कायरल सेंटर है 2, है ना? प्लेन है क्या? पक्का देखो, है? प्लेन है कि नहीं? ये कायरल हो गया, ये कायरल हो गया, और ये प्लेन, तो ये भी मीजो है, ये मीजो कंपाउंड। तो मैंने कितने दिए थे? 6 मॉलिक्यूल दिए थे, जिसमें से केवल 2 ही मीजो हैं, बाकी नहीं। अब इस जगह पे कुछ कंफ्यूजन है क्या आप लोगों को, बताइए? हाँ, प्लेन बस लगा लेना, सुपर इम्पोज करने की जरूरत नहीं है, वो प्लेन लग गया मतलब दैट मीन्स वो सुपर इम्पोजिबल है। अब हम कॉपी को काट नहीं सकते, और काट भी लेंगे तो सुपर इम्पोज करके देख नहीं सकते, मतलब हम इतना इमेजिन करना पड़ता है कि अगर प्लेन लग रहा है, सुपर इम्पोजेबल, तो आपको प्लेन लगाना है, उसके पहले क्या ढूंढना है? कायरल सेंटर। मिटा दें? चलो, और बहुत सारे एग्जांपल करने हैं भाई। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा लेवल अप हो रहा है कि नहीं? कायरल सेंटर देखना सीखे, प्लेन लगाना सीखे। प्लेन भी है। सबसे पहले कंडीशन है कायरल सेंटर ही, मैं प्लेन पे ज्यादा नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं कायरल सेंटर पे। अगर कायरल सेंटर है तब मैं सर्च करूंगा प्लेन। कायरल सेंटर किसे समझाऊं? किधर से समझाऊं कायरल सेंटर? उधर से समझाऊं, इधर से समझाऊं?
ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड। अब तीसरा नंबर का जो ग्रुप है वो यहां से आके कार्बन के बाद ये ग्रुप, इधर से आके कार्बन के बाद ये ग्रुप। तो ये काहे का कायरल सेंटर हुआ यार? दो जो ग्रुप लगे हैं, कार्बन के जो दो रिंग लगे हैं वो तो सेम है ना दोनों तरफ से, तो कायरल सेंटर हुआ क्या? नहीं, वो ग्रुप तो अलग अलग नहीं हो रहे हैं ना, सेम सेम ग्रुप है। इधर का पार्ट भी सेम है, इधर का पार्ट भी। अगर मैं यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देता तो हो जाता है यार, है ना? मिटा दूं, मिटा दूं? समझ आ गया मैम? कायरल सेंटर, कायरल सेंटर दैट मीन्स आपको चार अलग अलग ग्रुप्स देखने हैं उसी कायरल सेंटर, मतलब कार्बन से लगे हुए। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं, फिर सॉल्व हो जाएगा। टाइम देके पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा ना, स्किप मत करिएगा भाई। ये जितना भी चीजें अभी पढ़ रहे हैं ना वो बेसिक्स हैं, जितना आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे ना उतना वो आपको क्या देगा? फल देगा भाई। समझ रहे हो? ऑर्गेनिक ऐसे ही नहीं डरते हैं लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, समझ रहे हैं? मजाक नहीं। तो थोड़ा एफर्ट डालिए, आराम से हो जाएगा यार, क्या तकलीफ है बताइए। थोड़ा तो एफर्ट डालिए। फाइंड मीजो कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। दिए गए कंपाउंड्स में से मीजो खोजो भैया। क्या खोजना है? मीजो। देखिए भाई, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ये मैंने बना दिया है। दो एमी वेज में है तो मैंने ऊपर दिखा दिया है वेज में, और ये भी ब्रोमीन क्या है? वेज में है, मतलब ऊपर की ओर है ना? अब इसमें दो कायरल सेंटर बोले,
तो दो कायरल सेंटर कौन है, ये और ये है, ये कायरल सेंटर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ग्रुप और डैश में हाइड्रोजन है वो दूसरा ग्रुप, तीसरा और चौथा सेम हो रहा है, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। और प्लेन की बात करें तो प्लेन ऐसे जाएगा, बीच से जाएगा, जो क्या करेगा, इस ब्रोमीन को काटता हुआ इसको दो भाग में बांट देगा, ब्रोमीन को भी दो भाग में बांट देगा। तो टोटल मॉलिक्यूल दो भाग में कट गया, मतलब ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है विथ टू कायरल सेंटर, दैट मींस दिस इज मीसो कंपाउंड। समझ आया क्या? तो यहां पर प्लेन ऑफ, ये कायरल सेंटर हो गया भैया दो, और यहां पर प्लेन लग रहा है इसलिए मीसो है। इधर देखो, क्या ये कायरल सेंटर है ना, ये भी कायरल सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो भाई, यहां से ये दोनों मिरर इमेज, ये दोनों मिरर इमेज, और ये दो भाग में कट गया। दिखा? नहीं दिख रहा है? ये देखो ना यार, ऐसे मैं इसको 1-3 पोजीशन पे लाऊं, हाँ रुको रुको रुको, ये प्लेन लग गया ना। मैं कायरल सेंटर कैसे समझाऊं? एक, दो, और ये इधर आया ग्रुप 3, और ये 4 हो गया। ये 1 2 3 4, दो कार्बन के लिए ग्रुप सेम हो सकते हैं भाई, मतलब इधर का ये वाला ग्रुप सेम हो रहा है, इन दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सेम नहीं होना चाहिए ना, मेरे कहने का मैं ये बोल रहा हूं, इस कार्बन से जुड़ा हुआ 4 ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। हमको ये मतलब नहीं रखना है कि इस कार्बन के भी ग्रुप सेम है, क्लोरीन हाइड्रोजन, ये CH2 वाला, ये 2-3 कार्बन वाला, फिर इस कार्बन का भी तो सेम है, तो ये कह रहे थे नहीं भैया, हमको एक कार्बन पे फोकस करना है कि इस कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं कि नहीं। ये देखो, क्लोरीन हाइड्रोजन, ये CH2 वाला ग्रुप, और ये कार्बन का चेन, दो कायरल है प्लस प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट मींस दिस इज मीसो, है मीसो। इधर देखो, ये वेज में है ऊपर, और OH डाउन साइड है। कायरल सेंटर दोनों है, प्लेन लगाएंगे तो ऐसे लग जाएगा, लग जाएगा। अब की बार क्या हो गया है, जो OH ग्रुप है उसका साइड चेंज हो गया है, जैसे कि मैं इसमें बना के दिखा दूं। मान लो Me ये है, और OH ग्रुप को मैं हरे कलर से दिखा रहा हूं। हरे कलर मतलब ये डैश है, और डैश को मैं जैसे पीछे की तरफ दिखा देता हूँ, पीछे मतलब नीचे की तरफ होता है थोड़ा, ये है ना, ये डाउन, डैश मतलब डाउन। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाएगा भैया, बिल्कुल लगेगा, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन ऐसे लगेगा, पूरा लगा लेंगे ये वाला प्लेन। ये कायरल सेंटर, हाँ है ना, एक ग्रुप, यहीं पर हाइड्रोजन जुड़ा है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब वेज में 2 हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। हाँ कायरल सेंटर तो है ना मैम, कायरल सेंटर देखने आ रहा है ना, दो अलग ग्रुप जुड़े हैं, OH और H, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है ना। चलिए इसमें आइए, कायरल सेंटर है, प्लेन है, प्लेन भी है, प्लेन भी है, देखो तो है ना यार, ऐसे देखो, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके बना लें। ये Cl, प्लेन लग गया, तो ये क्या है, मीसो है। ये कायरल सेंटर है, प्लेन नहीं है, एक ऊपर एक नीचे है। कैसे दिखेगा एक दूसरे से, दर्पण में तभी दिखता है जब दोनों या तो ऊपर हो या दोनों नीचे हो। तो यहाँ पर कायरल सेंटर है लेकिन प्लेन नहीं है।
कायरल सेंटर है यहाँ, कितने हैं, है ना 4, 1 2 3 4। प्लेन ऑफ सिमेट्री है भैया, बिल्कुल है, ये बीचों बीच, ये मीजो है, मीजो कंपाउंड्स है। कितने कायरल सेंटर हैं, 1 2 3। प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, कहां से है, एच और बी आर को काट सकते हैं, पक्का काट सकते हैं ना, काट सकते हैं। जब वहां बी आर को काट ले रहे थे, एम ई को काट ले रहे थे, यहां नहीं काट पाएंगे यार, काट देंगे इसको, ले ऐसे। हम ये ओ एच एक दूसरे के मिरर इमेज, एच एक दूसरे के मिरर इमेज, सी डबल ओ एच ये एक दूसरे के मिरर इमेज है मीजो। यहाँ पे देखो कितने कायरल सेंटर हैं, 5, 1 2 3 4 5। क्या ये प्लेन जा रहा है क्या, ये भी मीजो है और ये भी मीजो है। समझ आया भैया मीजो कंपाउंड सबको। अभी भी किसी को डाउट है ना, थोड़ा भी 1% तो मेरे से पूछ लीजिए, कोई भी। डाउट है मैडम, चलिए मीजो कंपाउंड हो गया। लिखेंगे आगे, आगे सर क्या लिखेंगे। ये हाँ मैडम, ये बोर्ड फॉर्म और चेयर फॉर्म पे भी क्या ये लागू होगा कि नहीं? होगा ना मैम, बोर्ड फॉर्म चेयर फॉर्म पे होगा लागू, अच्छा ठीक, होगा। एक आध लेकिन क्वेश्चन उसका भी सॉल्व करके हाँ बोर्ड फॉर्म चेयर फॉर्म में मैं आऊंगा मैम, जब हम लोग ना जी रिलेशनशिप इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे ना, उस समय आऊंगा मैं। अभी मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को क्लिपिंग इन साइक्लोहेक्सेन भी बताना पड़ेगा। क्लिपिंग इन साइक्लोहेक्सेन जब तक नहीं बताऊंगा, मेरे बोर्ड चेयर क्लियर नहीं करवा पाऊंगा, है। ओके सर, ठीक है, चलिए लिखेंगे मीजो डायस्टीरियोमस, मीजो डायस्टीरियोमस। हाँ हेडिंग है मीजो डायस्टीरियोमस, मीजो डायस्टीरियोमस। लिखेंगे डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स which possesses, diastereomers which possesses plane of symmetry, plane of symmetry, plane of symmetry, but these isomers, but these isomers are not mirror images of each other. These isomers are not mirror images of each other, are called mesodiastereomers, are called mesodiastereomers. चलो मैं ना एक ट्रिक बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं मेसोडायस्टेरियोमर फाइंड आउट करने का, सुनिएगा ध्यान से। मीजो है लेकिन डायस्टीरियोमर है, मतलब हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसा ग्रुप के स्टीरियो को बदलेंगे, सिर्फ किसको बदलेंगे, स्टीरियो को बदल देंगे, जिससे मीजो तो रहेगा वो, लेकिन क्या रहेगा, मिरर इमेज नहीं रहेगा। मीजो तो रहेगा लेकिन मिरर इमेज रिलेशनशिप दो मॉलिक्यूल्स के बीच नहीं बनेगा, उसी को बोलते हैं मीजो डायस्टीरियोमर्स। मैं एक दो एग्जांपल करके आपको बताता हूं, चलिएगा ध्यान से देखिए। यस, इसीलिए मीजो डायस्टीरियोमर का कॉन्सेप्ट है। चलिए बहुत ध्यान से समय देके पढ़ेंगे मैम इस टॉपिक्स को, सारे टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं, ईच एंड एवरी टॉपिक। कोई भी ऐसा टॉपिक मैं नहीं लेता जिसमें ना मतलब आप छोड़ दें आगे बढ़ जाएं, वो वाला काम नहीं होगा, है ना।
तो जो भी पढ़ाया जा रहा है ना उसको बहुत सीरियसली पढ़िए और कोशिश करिए कि उसमें के सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएं। कॉपी में एटलीस्ट लिखा है वो आपसे सॉल्व हो जाए बस। देखो ये मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे के, मैं ऐसे ही बना दिया इसको। चलिएगा देखिए, 2 3 किरल कार्बन है क्या? 3 किरल कार्बन है क्या? है ना, किरल कार्बन और प्लेन भी है मतलब मीजो है। 3 किरल कार्बन है और प्लेन भी है इसलिए मीजो है। एक दूसरे में रिलेशनशिप देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो वेट भी सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। मतलब जिस कार्बन से जो ग्रुप लगना है वही ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन क्या डिफरेंट है? 3D डिफरेंट है भाई, स्टीरियो डिफरेंट है ना यार। इस कार्बन पे देखिएगा सब कार्बन पे स्टीरियो सेम है एक्सेप्ट दिस 1 2 3। तीसरे कार्बन पे स्टीरियो क्या है? अलग है, बाकी जगह सेम है। मतलब ये क्या है? डायस्टीरियोमर है। और एक ही कार्बन पे जब कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है किसी को हम क्या बोल देते हैं? एपीमर भी बोलते हैं। लेकिन एपीमर का कॉन्सेप्ट हम ज्यादा यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, यहां पर एपीमर नहीं बोलेंगे। बोल सकते हैं अब एक ही कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस है इसलिए इसको एपीमर बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रोनाउंस नहीं है एपीमर। एपीमर हम यूज करते हैं ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स में। यहां हम बोलेंगे ये दोनों के दोनों कंपाउंड क्या है? मीजो कंपाउंड्स हैं। और मीजो कंपाउंड होने के बाद दोनों में रिलेशन किसका है? डायस्टीरियोमर्स का है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मीजो डायस्टीरियोमर्स। क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, ओनली 3D इज डिफरेंट। समझ में आया सबको? इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मीजो डायस्टीरियोमर्स। मीजो डायस्टीरियोमर्स। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और चलिए देखते हैं भाई और इसके एग्जाम्पल मिटा दें। हाँ स्टीरियोमर मतलब आइसोमर ही होता है।
हाँ ठीक ठीक, कोई नहीं, लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। और पेयर बनाऊं मीसोडाइस्टीरियोमर्स का। चलिए जल्दी लिखिए। चलिए इधर देखते हैं। 1 2 3 4 4 कायरल सेंटर हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। बोर्ड इसमें विजिबल भी नहीं है 4 सर, कायरल सेंटर हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। बोर्ड विजिबल नहीं है लग रहा है? सर। हाँ ठीक है। आया मैडम? हाँ सर दिख रहा है। हाँ, अब इन दोनों को हम स्टीरियो आइसोमर बोलने के पहले क्या क्या चीज चेक करते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लिया, मतलब वेट भी चेक हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है। क्या डिफरेंट है? 3D डिफरेंस, या बोले स्टीरियो डिफरेंस। तो ये दोनों क्या है? मीसोडाइस्टीरियोमर्स हैं। देखिए ध्यान से, कितने कायरल सेंटर हैं इसमें? 2। ये नहीं है भाई, यहाँ पे Cl है, डैश में H है, बाकी 2 ग्रुप सेम है। दैट मींस दिस इज नॉट अ कायरल सेंटर। ये कायरल सेंटर नहीं है। ये दोनों कायरल सेंटर हैं, इसमें ये दोनों भी कायरल सेंटर हैं। अब डायस्टीरियोमर कैसे हो गया? तो देखो, एक जगह यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन मान लो R आ रहा है, तो यहाँ का क्या आएगा? डेफिनेटली S आएगा, क्योंकि क्लोरीन यहाँ वेज और यहाँ जस्ट उल्टे पोजीशन पे। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है, दोनों मीजो होंगे ही होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बस क्या डिफरेंट है? 3D डिफरेंट। जहां से MEME लगा है वहां से MEME भी लगा है, Cl जहां से लगा है वहीं से Cl लगा है, लेकिन Cl का 3D डिफरेंस है। एक में ऊपर लगा है तो दूसरे में नीचे से लगा, उसी कारण से। तो यहाँ पे प्लेन लग जाएगा, यहाँ पे प्लेन लग जाएगा। ये दोनों भी क्या है? एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं, मीसो डायस्टीरियोमर्स हैं। चलिए, हो गया? बना लिए? मिटा दें? अब लिखेंगे रिजोल्यूशन। लिखेंगे क्या? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन कहने का मतलब ये है, जब हम कोई रेसिमिक मिक्सचर में से 2 इनेंशियोमर को अलग अलग क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं, उस मेथड को बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो हमको ये देखना पड़ेगा
कोई कंपाउंड या दो इनेंशियोमर्स हैं, इसको रिजॉल्वेबल होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए। तो पहले हम थ्योरी देख लेंगे कि उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहले तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए ना, मतलब दोनों जो कंपाउंड्स हैं, और रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन जो पर्टिकुलर कंपाउंड्स है इनेंशियोमर क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। रेसिमिक मिक्सचर आल्दो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हम दोनों इनेंशियोमर को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। जैसे कि हम लोग दो इनेंशियोमर की बात करें तो टैबलेट्स जो आते हैं, जैसे कि एक सिट्रीजिन आता है नॉर्मल, वो मिलता है 10 रुपये पर। एक आता है लीवोसिट्रीजिन, दैट मीन्स एल सिट्रीजिन है, स्मॉल एल सिट्रीजिन, लीवोसिट्रीजिन, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इसलिए वो मिलता है 50 रुपये पत्ता, मिलता है ना। तो खर्चा कहाँ है, उस पर्टिकुलर इनेंशियोमर को सेपरेट करने में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर इनेंशियोमर को सेपरेट करते हैं। कई मेथड्स हैं इसके सेपरेशन के, बायोकेमिकल मेथड है, और बायोकेमिकल मेथड होता है, एक बैक्टीरिया वाला मेथड होता है, और फिर फिजिकल मेथड्स होते हैं कि दोनों के इनेंशियोमर के फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, इसमें डिफरेंस होता है। उससे क्या कर लेते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक वगैरह, या फिर रिएक्शन करा लेते हैं और क्या बना लेते हैं, एडक्ट बना लेते हैं। एडक्ट, कोई रिएक्टेंट है वो एक इनेंशियोमर से ज्यादा रिएक्ट करेगा तो एडक्ट बना के रुक जाएगा, बाकी फर्दर दूसरा इनेंशियोमर आगे चला जाएगा। तो एडक्ट बना, इसका हाइड्रोलाइसिस कर लेंगे, हमको प्योर इनेंशियोमर मिल जाएगा। यही सब मेथड होता है रिजोल्यूशन पे। तो हम लोग सबसे पहले थ्योरेटिकल कंडीशन देखेंगे, मॉलिक्यूल में क्या क्या स्ट्रक्चरल कंडीशन होने चाहिए टू मॉलिक्यूल बी आ रिजोल्वेबल मॉलिक्यूल। लिखेंगे ध्यान से, रिजोल्यूशन इज अ टेक्निक बाय विच resolution is a technique by which we can separate pair of enantiomers. Resolution is a technique by which we can separate the pair of enantiomers. Resolution एक ऐसी तकनीक है जिससे हम दो इनेंशियोमर के जो पेयर्स हैं उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। पेयर ऑफ enantiomers. Resolution is a technique by which we can separate pair of enantiomers. लिखेंगे, if the pair of enantiomers are separated, if the pair of enantiomers are separated, then it is called resolvable. Then it is called resolvable. If pair of enantiomers cannot be separated, if resolvable and non-resolvable, if pair of enantiomers are can be separated, it is called resolvable, जिसको रिजॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्वेबल और नॉन रिजॉल्वेबल। रिजॉल्वेबल एंड नॉन रिजॉल्वेबल। उड़ीसा और बंगाली वाले लैंग्वेज में रिजॉल्वेबल एंड नॉन रिजॉल्वेबल, क्यों मैम ऐसे बोलते हैं? मेरे समझ नहीं आता था पहले, वैसे कोई सॉल्युबल बोलते थे, क्या सॉल्युबल है समझ नहीं आता, कुछ नया चीज क्यों सॉल्युबल होता है। तो रिजॉल्वेबल दैट मीन्स पेयर ऑफ enantiomers कैन बी सेपरेटेड, नॉन रिजॉल्वेबल दैट मीन्स पेयर ऑफ enantiomers कैन नॉट बी सेपरेटेड। समझ आ गया आप लोगों को? अगर पेयर ऑफ इनेंशियोमर, दो इनेंशियोमर को अलग अलग कर सकते हैं तो वो रिजॉल्वेबल कहलाएगा, और हम नहीं कर सकते हैं तो नॉन रिजॉल्वेबल कहलाएगा। चलिए आगे लिखेंगे, नीचे एक पॉइंट लिखेंगे, हम कोई भी एक, अच्छा नहीं लिखा है, ठीक ठीक ठीक, प्रैक्टिस में आना चाहिए।
अच्छा सुबह भी आए थे? नहीं, ये प्रैक्टिस में आ गया ना, और जिस दिन इतना पढ़ने के बाद भी मजा आने लगेगा उस दिन बहुत जल्दी क्वालिफाई हो जाएगा, और आना चाहिए, ठीक है ना। गुड गुड, ये अप्रोच होना चाहिए, और ये जो मोटिवेशन है ना वो लास्ट तक बना रहना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, 5 घंटा पढ़ रहा हूँ, 7 घंटा पढ़ रहा हूँ, फिर भी मेरे को खुशी हो रहा है। अगर किसी को लगता है मतलब सक्सेस उसके बहुत पास, पढ़ने के बाद अगर कोई डिप्रेस्ड हो जा रहा है मतलब या तो उसको छोड़ देना चाहिए या पढ़ने का तरीका बदलना चाहिए। पढ़ने के बाद अगर किसी को डिप्रेशन फील होता है ना तो पढ़ने का तरीका बदलिए, या तो पढ़ना, दो तरीके हैं। छोड़ना मतलब इंप्रूवमेंट करना, दूसरे तरीके से पढ़ना मतलब वो तरीका जो पढ़ रहे हैं उसको छोड़िए, मैं पढ़ाई छोड़ने की बात नहीं कर रहा, वो तो पढ़े हैं तो पढ़ना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ तरीका बदलिए, और पढ़ने के बाद जिसको मजा आ रहा है मतलब सक्सेस बहुत पास। अब मजा आना मतलब ये है कि पढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं फिर भी मजा आ रहा है, ऐसा मजा नहीं, मतलब वो कॉन्सेप्ट प्रॉपर लर्निंग में जा रहा है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, क्वेश्चन भी लग रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रहा है तो कुछ पूछने से बन जा रहे हैं, तब आप बिल्कुल सही मार्ग में। ठीक है भाई, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। द नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स आर, द नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स आर, द नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स आर, फर्स्ट लिखेंगे देखिए, फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट पहले सुन लीजिए समझ लीजिए फिर लिखा देता हूं उसी बात को। जैसे कोई सिमेट्रिक कंपाउंड है, सिमेट्रिक कंपाउंड किसको बोलेंगे जिसमें आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नॉट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीन चीजों में से कोई भी एक चीज है, दैट मीन्स वो मॉलिक्यूल क्या नहीं होगा, रिजॉल्वेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अपने मिरर इमेज में सुपर इम्पोज हो जाएगा, मिरर इमेज अपना नहीं बनाएगा, बोले बनाएगा ही नहीं, इनइंशोमर नहीं, मिरर इमेज नहीं बना तो तभी बोलते हैं ना हम लोग क्या नहीं बना रहा है, ये इनइंशोमर नहीं बना रहा है, या बोलते हैं जो अपना मिरर इमेज बना रहा है वो सेम जैसे है वैसे ही बना रहा है। जैसे कि हमारी बॉडी अपना मिरर इमेज बनाती है, कैसे दिखता है, हम लोग सुपर इम्पोजिबल हैं अपने मिरर इमेज में? नहीं है भाई, हमारे मिरर इमेज में हम लोग सुपर इम्पोजेबल हैं क्या? नहीं है। आप दर्पण के सामने जाओगे, आप इस हाथ से हाई करोगे तो वो किधर से करेगा, वो इस हाथ से हाई करेगा, सुपर इम्पोज है क्या आप? नहीं है, इसी से देख सकते हैं ना आप। तो हम लोग सुपर इम्पोजेबल नहीं है। मॉलिक्यूल में अगर सिमेट्री है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, दैट मीन्स मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। लिखेंगे इसी बात को, all symmetric compounds are non-resolvable, all symmetric compounds are non-resolvable, all symmetric compounds are non-resolvable, all symmetric compounds are non-resolvable। लिखेंगे और आगे इसमें the compounds having either इसी में नीचे इसी में the compounds having either plane of symmetry, the compounds having either plane of symmetry, center of symmetry, plane of symmetry, center of symmetry, plane of symmetry, center of symmetry, or improper axis of symmetry, improper axis of symmetry, improper axis of symmetry are called symmetric compounds, are called symmetric compounds। अगर कोई मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। और ऐसे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये अपना इनइंशियोमर नहीं बनाते, या बोलेंगे इसका मिरर इमेज
खुद पे सुपर इम्पोजेबल होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्या मीजो कंपाउंड्स को आप रिजॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसमें तो प्लेन लग रहा था ना मैम, लग रहा था ना। ठीक है भाई, तो लिखेंगे ऑल मीजो कंपाउंड्स आर नॉन रिजॉल्वेबल। ऑल मीजो कंपाउंड्स आर नॉन रिजॉल्वेबल। ऑल मीजो कंपाउंड्स आर नॉन रिजॉल्वेबल। लिखेंगे आगे थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखेंगे ऑल मीजो कंपाउंड्स आर नॉन रिजॉल्वेबल। लिख लिए, आगे का पॉइंट लिखेंगे द कंपाउंड्स विच एग्जिबिट, द कंपाउंड्स विच एग्जिबिट pyramidal inversion, the compound which exhibit pyramidal inversion, the compound which exhibit pyramidal inversion, pyramidal inversion are also non-resolvable, are also non-resolvable। पिरामिडल इन्वर्जन जानते हैं क्या? बताइए भाई मेरे को, हैं? पिरामिडल इन्वर्जन पता है किसी को? पता है कि नहीं यार? बोलो ना, बोलो ना, नहीं बोलोगे? पिरामिडल इन्वर्जन पता है आप लोगों को? हाँ जी, पिरामिड है, उस पिरामिड का उल्टा हो जाना। क्या कोई पिरामिड उल्टा हो सकता है? भाई मैं गीजर की पिरामिड की बात नहीं कर रहा हूं, कोई मॉलिक्यूल वाला पिरामिड की बात हो सकता है यार, ये हो सकता है ना। मैं मिस्र और गीजर की पिरामिड की बात नहीं कर रहा, उसको कोई दुनिया में कोई आदमी नहीं जो उसको उल्टा दे, मम्मी लोग आ जाएंगे मुझे, है ना। चलिए भाई, ये अमोनिया है, ये अमीन्स में पिरामिडल इन्वर्जन पाया जाता है। पिरामिडल इन्वर्जन क्या होता है देखिएगा ध्यान से, ये है ऐसे दिख रहा है। अब क्या होगा पिरामिडल इन्वर्जन में, ये तीनों ग्रुप नीचे थे ना, ये क्या होगा, और ये लोन पेयर ऊपर है, यहाँ पे लोन पेयर है माने, और ये तीनों ग्रुप क्या है, नीचे है। पिरामिडल इन्वर्जन होगा ना तो क्या होगा, ये नीचे और ये तीनों ग्रुप ऊपर आ जाए। अब तीनों ग्रुप ऊपर आएगा क्या होगा, ये ऐसे लोन पेयर नीचे, तीनों ग्रुप ऊपर। अब देखो, अब ये क्या करेगा, रूम टेम्परेचर पे ये पिरामिडल इन्वर्जन करता रहेगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे रहेंगे। अब देखो, अब यहीं पे इन दोनों का मिरर इमेज दिखा रहा हूं। ये ऐसे था, यहाँ पे इसको ऐसे मान लो, ऐसे है, नहीं दिखेगा मिरर इमेज में, देख पता है, गोल गोल के थक जाएंगे, इसलिए इससे दिखा रहे हो। चलो देखें, ये ना ऐसे है, ठीक है। अब इसमें पिरामिडल इन्वर्जन होगा ना तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके ऐसे हो जाएगा। पिरामिड ऐसे था, उल्टा पिरामिड, और ये सीधा पिरामिड, सीधा और उल्टा क्या हो गया, एक दूसरे के मिरर इमेज। और अब ये सीधा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये सीधा, ये उल्टा, ऐसे मॉलिक्यूल्स में चलता रहेगा। क्या कर लोगे उसका, अब ये सीधा था, सेपरेट करने के लिए उससे कुछ किए, उल्टा हो गया, तो इसका हमारे पास कोई उपाय ही नहीं ना, ये तो अपना फॉर्म ही बदल रहा है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम सेपरेट, पिरामिडल इन्वर्जन किस में पाया जाता है, अमीन्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अमीन्स। हाँ भाई एक बात याद रखना है, नोट लिख लेना, पिरामिडल इन्वर्जन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। पिरामिडल इन्वर्जन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। अब आपको दे दे कोई अमीन है और -70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, अमीन है और -70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और अमीन वो क्या है, काइरल है। अमीन कैसा है,
कायरल, मतलब उस अमीन से 3 जो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं वो अलग अलग हैं। क्या उस कंडीशन में आप उसको रिजोल्व कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? पिरामिडल इन्वर्जन नहीं है ना यार, वहां पे प्लेन भी नहीं लग रहा है वहां पे, तो हम उसको रिजोल्व कर सकते हैं। कितने टेम्परेचर पे? -70। तो मैं बोल रहा हूं पिरामिडल इन्वर्जन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे होता है, और हम बहुत डाउन टेम्परेचर में चले जाएं, -70, -60, -20, ऐसे ऐसे टेम्परेचर पे चले जाएं तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? फ्रिज हो जाएगा। उसको उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी ना। एनर्जी किससे मिलता है? टेम्परेचर से मिलता है ना। टेम्परेचर से मॉलिक्यूल में क्या होता है भाई? मोशन होता है, ऑक्सीलेशन होता है, वाइब्रेशन होता है, दुनियादारी का मोशन होता है, रोटेशन होता है। अब उस मॉलिक्यूल में कोलिजन होता है तो चेंज करते रहते हैं अपना स्टेट टकरा टकरा के। अब उसमें उसको हम लोअर टेम्परेचर की ओर शिफ्ट कर देंगे तो उसमें जो है कोलिजन है बंद हो जाएगा, होने से मॉलिक्यूल फ्रिज हो जाएगा, और हम उस लोअर टेम्परेचर पे किसी मॉलिक्यूल को फ्रिज करके रिजोल्व कर सकते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे है तो रिजोल्व नहीं होगा, अदरवाइज कम टेम्परेचर पे, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स कैन बी रिजोल्वेबल, है ना। आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे ध्यान से। क्या इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है? है? पक्का है कि नहीं? सब लोग बोलो। कायरल सेंटर है ना इस मॉलिक्यूल में भाई? हाँ है कि नहीं यार? है। क्या इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है? अरे बोलो ना यार, कैसे नहीं बोल रहे हो? है ना भाई, कायरल सेंटर तो है यार। मैं दिख रहा है। क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन है? ऐसे लगा लेना और ऐसे काट के लिख लेना, ये प्लेन जिंदगी में कभी नहीं लगाना, ठीक है? क्योंकि ये प्लेन है ही नहीं, ये प्लेन है ही नहीं। 1 to 6 सिमिलर हम लोग क्या बोलते हैं? एक एक्सियल है तो दूसरा क्या होगा? इक्विटोरियल। क्या एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच प्लेन लगेगा? नहीं लगता है। तो इस देखो ये मॉलिक्यूल है कायरल, लेकिन क्या है? नॉन रिजोल्वेबल मॉलिक्यूल है कायरल, इसमें 2 कायरल सेंटर हैं, प्लेन भी नहीं लग रहा है। हमको तब पता चला जब हम इसका चेयर फॉर्म बनाए। हमको इसका पता तब चला हम चेयर फॉर्म बनाएंगे। कैसे बनाऊं मैं? बनाऊं चेयर फॉर्म? मैम आप देख लीजिए चेयर फॉर्म ना, आप बोल रहे थे ना चेयर फॉर्म का, देखो भैया यहाँ ला रहा हूं मैं चेयर फॉर्म का कॉन्सेप्ट। तो 1 to 6 जो होता है वो एक्सियल और क्या होता है? इक्विटोरियल। तो ये फर्स्ट कार्बन है भैया हमारा, है ना, ये C1 है और ये C2, ये भी तो C1 और C2 है ना। और मैं बोल रहा हूं सेम साइड, तो सेम साइड मैंने बताया था उसमें साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है? एक्सियल और इक्विटोरियल। क्या मैं इसके बीच से प्लेन गुजार सकता हूँ? क्या नहीं गुजार सकता? क्यों? ये और ये एक दूसरे को मिरर इमेज नहीं बनाते, मतलब ये प्लेन हम कभी नहीं लगाएंगे और ये प्लेन लगता भी नहीं है। अब इसके नॉन रिजॉल्वेबल होने की कहानी क्या है? रूम टेम्परेचर पे साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है? फ्लिपिंग होता है। क्या होता है? फ्लिपिंग। तो जितने एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इक्विटोरियल में बदल जाएंगे, और इक्विटोरियल बॉन्ड किस में बदल जाएंगे? एक्सियल में बदल जाएंगे, 1 सेकंड में हजारों बार। तो हम क्या करेंगे? इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे यार। वही कहानी हो गया जो पिरामिडल इन्वर्जन में हो रहा था। इसको सेपरेट करने की कोशिश की, ये तो पल पल बदल रहा है यार। एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल, ये एक्सियल है, अभी बदलेगा तो इक्विटोरियल हो जाएगा, फिर एक्सियल, फिर इक्विटोरियल, फिर एक्सियल, फिर इक्विटोरियल, ऐसे बदलते रहेगा, तो हम इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे। तो लिख लेंगे ऐसा, लिखेंगे कोई सा भी यहाँ पे ग्रुप आपको लगे मिलेगा ना, तो ये प्लेन आप कभी भी मत लगाना भाई। आप लोग पढ़ लिए हम ना, क्लोरीन क्लोरीन
सेम मॉलिक्यूल ना, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन। हाँ जी, हाँ नॉन रिजॉल्वेबल है ये। नॉन रिजॉल्वेबल है। इसको बोलते हैं, इस मॉलिक्यूल को, इन दोनों को हम लोग बोल देते हैं क्या, साइक्लोहेक्सेन 1,2,6 सिमिलर। क्या बोलते हैं, 1,2,6 सिमिलर। 6 बस नहीं बोल रहे हैं, 6 सिमिलर मतलब 6 के जैसा। 1,2,6 सिमिलर। इस कंडीशन में हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर एक प्लेन नहीं लगा सकते, और इस मॉलिक्यूल को रिजॉल्व क्यों नहीं कर सकते, जब प्लेन नहीं लगा सकते तो रिजॉल्व कर सकते थे ना। तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है हम रिजॉल्व क्यों नहीं कर सकते, तो क्या बोलेंगे, फ्लिपिंग इन साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग पाया जाता है। हाँ, रूम टेम्परेचर पे। तो ये इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं लाइन लिखवा देता हूँ जो कि इस कंपाउंड में जो ये जो प्रोसेस होता है ना फ्लिपिंग का, इसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल इनेंशियोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल इनेंशियोमेरिज्म। ये अपना इनेंशियोमर बनाता है ना, लेकिन वो क्या है, फ्लिपिंग के कारण चेंज होते रहते हैं एक दूसरे में, एक इनेंशियोमर दूसरे में, एक दूसरे में, एक दूसरे में से चेंज होते रहते हैं, दूसरा पहले में, पहला दूसरे में। तो इसलिए हम इसको क्या नहीं कर पाते, सेपरेट नहीं कर पाते। लिखेंगे this molecule possess chiral center, this molecule possess chiral center and chiral center, and it does not has plane of symmetry, it does not has plane of symmetry, plane of symmetry, plane of symmetry, but this molecule is but this molecule is non-resolvable, this molecule is non-resolvable because of conformational, because of conformational enantiomerism, because of conformational enantiomerism, because of conformational enantiomerism. That means one of the enantiomer, that means one of the enantiomer converted into another, that means one of the enantiomer is converted into another enantiomer, converted into another enantiomer that takes place at room temperature, that takes place at room temperature, that takes place at room temperature। ब्रैकेट में लिख लेंगे फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन, फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन, फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक भाई, इतना आज के लिए। पूरा जितना थ्योरी पढ़ाया गया है, जितने कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, सारे को रिवाइज करके आइएगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछिएगा कि ये नहीं बन रहा है, यहाँ कुछ दिक्कत आ रहा है।